हेलो एवरीवन। बच्चे आज अपन करेंगे क्लास 11th का जो हमने टेस्ट लिया था 29 अक्टूबर को, उस क्वेश्चन का एनालिसिस। ठीक है, जो हमने टेस्ट लिया था उसका एनालिसिस करेंगे। उसका टॉपिक जो हमने लिया था, टॉपिक था डेप्रिसिएशन और बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, क्वेश्चन भी रहेगा स्क्रीन में आपके सामने एंड सॉल्यूशन उसके पास साथ। तो अपन वहाँ से डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे इसको प्रेज़ेंट करना है और क्या सही आंसर होगा, सो दैट कि आप अपना जो स्टूडेंट्स की कॉपी चेक करेंगे, तो अकॉर्डिंगली आप करेंगे। ठीक है? पहला क्वेश्चन है बच्चे, व्हाट इज़ डेप्रिसिएशन? ठीक है? मैंने एक स्टूडेंट का सैंपल आंसर रख रखा है यहाँ पे, थोड़ा-सा स्क्रीन में डार्क शो हो रहा होगा, बट मैनेज करिए बच्चे आज के ये वाले वीडियो पे। ठीक है? अ मैंने एक आंसर रख रखा है एक बच्चे का सैंपल आंसर, सो दैट कि इसमें क्या-क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, आप लोगों का क्या-क्या प्रेज़ेंटेशन होना चाहिए, वो सारा चीज़ें हम डिस्कस करेंगे बच्चे के आंसर शीट के साथ। ठीक है? पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डेप्रिसिएशन? ठीक, तो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है बच्चे? डेप्रिसिएशन मीन्स फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। काहे के लिए वैल्यू उसकी डाउन होती है? ड्यू टू वियर एंड टियर, यूजेज, एफ्लिक्स ऑफ टाइम और ऑब्सोलेसेंस की वजह से होता है। ये बिजनेस का एक खर्चा होता है। तो देखिए बच्चे ने क्या लिखा है, डेप्रिसिएशन इज अ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, value of fixed assets due to passes of time, wear and tear and other factor. It is on expense for the business. Example, if a machinery is purchased for rupees 1 lakh but after 1 year its value which will be only 80,000, therefore its value is depreciated by rupees 20,000। ठीक लिखा है बच्चे ने, सही है। मेन चीज होना चाहिए, डेप्रिसिएशन इज द फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स या डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स, उसको बोला जाता है। तो मैंने 1 मार्क्स दिया यहाँ पे। ठीक, फिर दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज रेजिडुअल वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू ऑफ द एसेट? व्हाट इज रेजिडुअल और स्क्रैप वैल्यू ऑफ द एसेट मतलब क्या होता है बच्चे? जब भी आप एसेट को सोल्ड करोगे, मतलब उसके लाइफ के बाद या 4-5 यूज़ करने के बाद जब आप उसको सेल करते हो, तो आप कितने में सेल करोगे, ये आपका एस्टिमेशन क्या रहता है, उसको बोला जाता है। जैसे कि भई मैंने 1 लाख रुपए का कोई मशीन परचेज़ किया, हम सोच रहे हैं कि 5 साल के बाद उस मशीन को हम एज़ अ स्क्रैप 20,000 में सेल कर देंगे, तो इसको बोला जाता है स्क्रैप वैल्यू या रेसिडुअल वैल्यू। क्या लिखा है बच्चे ने, देखते हैं। रेसिडुअल और स्क्रैप वैल्यू ऑफ एन एसेट इज अ वैल्यू दैट एसेट आफ्टर द यूजफुल टाइम पीरियड ऑफ दैट एसेट। क्या लिखा है इसने, वैल्यू ऑफ द एसेट, वो बोला है रेसिडुअल और स्क्रैप वैल्यू ऑफ द एसेट इज द वैल्यू ऑफ दैट एसेट आफ्टर द यूजफुल टाइम पीरियड ऑफ दैट एसेट। सही लिखा है बच्चे ने। क्या है कि यूजफुल टाइम के बाद उसकी वैल्यू क्या रह जाएगी, उसको अपन स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू बोलते हैं। देखिए बहुत अच्छे से नहीं लिखा जाता है तो फिर साथ के साथ एग्जाम्पल भी कोट कर दीजिए, उससे आपका आंसर काफी अच्छा हो जाता है। एग्जाम्पल इसने लिख दिया, इफ आफ्टर 10 ईयर अ मशीन विल बी सोल्ड ऑफ नो यूज and its value in scrap will be 20,000, it is the residual value या scrap value। ठीक है, सही लिखा है। ठीक है, 1 मार्क्स दे दिया गया यहाँ पे भी। फिर है, व्हाट इज मीन बाय डेबिट बैलेंस इन द पासबुक? पासबुक का डेबिट बैलेंस मतलब अनफेवरेबल बैलेंस, नेगेटिव बैलेंस को बोलता है। पासबुक का डेबिट मतलब कैश बुक का क्रेडिट, तो ये क्या है, अनफेवरेबल बैलेंस होता है। डेबिट बैलेंस इन द पासबुक इज एन अनफेवरेबल बैलेंस। इट इज ओवरड्राफ्ट बैलेंस दैट वी ओ टू द बिजनेस, विच वी ओ टू द बिजनेस, मतलब हमने बिजनेस बैंक से, विट ओ टू द बैंक, हमने बैंक से लिया हुआ है। व्हाट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट, बच्चे ने रफ पेपर लिखा था। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट which is used to match the balance of cash book and passbook and correct the difference if any। ठीक है, कई बच्चे ने ये लिखा हुआ है, कई बच्चे थोड़ा सा अलग लिखते हैं, चलेगा। ये जो थ्योरी वाला जो पार्ट है आप अपने से लिख सकते हो।
बच्चे जो भी आप लोग कॉपी चेक करोगे अपने फ्रेंड्स के मतलब निकलना चाहिए उसके आंसर का। आप टू द पॉइंट ऐसा नहीं कि यही होगा तभी आप सही करोगे। एक बच्चे ने क्या लिखा हुआ है, बैंक रिकंसिलिएशन इज ए स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय बिजनेसमैन टू मैच द बैलेंस एज पर कैश बुक विद पासबुक और बैलेंस एज पर पासबुक विद कैश बुक। बिल्कुल सही है। ठीक है, समझ में आया? तो ये है। फिर आता है हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन। इन द बुक्स ऑफ डी लिमिटेड machinery account show a debit balance of rupees 60,000 on 1st April 2010 and provision for depreciation account rupees 24,000. The machinery was sold. The machinery was sold on 30th September 2010 for rupees 30,000. The company charged depreciation at the rate 20% per annum on diminishing method. डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन इज। प्रॉफिट और लॉस कितना हो रहा है ये चीजें देखना है। ठीक है, इसको मैं बना रहा हूँ बच्चे, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, इतने से गैप में मैं बना रहा हूँ, उसको समझेंगे अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे पहले ध्यान देना। क्वेश्चन बोल रहा है हमारे पास एक 60,000 रुपए की मशीन थी पहले से, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना लगा हुआ था, 24,000 का प्रोविजन बना हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। द मशीन वॉज सोल्ड ऑन 30th September। हम मशीन को यहाँ पे सोल्ड कर रहे हैं 30th September फॉर रुपीज़ 30,000। कितने रुपीज़ में सोल्ड किया जा रहा है? 30,000। डेप्रिसिएशन लगाना है एट द रेट 20% एज पर WDV मैथड, 20% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मैथड। ठीक है भाई। तो इसमें क्या हो रहा है बच्चे, जो 60,000 की मशीन थी उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना लगा हुआ है, पहले से 20,000 रुपए लगा हुआ है। आपको ये 6 महीने का डेप्रिसिएशन और लगाना है। ठीक है, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन बच्चा क्या करता है, 60,000 के ऊपर 20% फॉर 6 मंथ कर देता है, जो कि गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपको बोल रहा है बच्चे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से कॉस्ट कितनी है उसकी, उसके ऊपर ऑलरेडी डेप्रिसिएशन कितने रुपए का लग चुका है, 24,000। तो आज के दिन उसकी वैल्यू कितनी है, 36,000। तो ये 6 महीने का डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 36,000 के ऊपर 20% फॉर 6 मंथ। तो कितना आ जाएगा, 36,000 के ऊपर 20% फॉर 6 मंथ, ये आ जाएगा 3,600 रुपए। क्लियर है? मेरे पास एक मशीन है बच्चे, देखना उसकी वैल्यू कितनी है, 60,000 रुपए कॉस्ट, क्योंकि प्रोविजन वाला क्वेश्चन है। इसके ऊपर पहले से डेप्रिसिएशन कितना लगा हुआ है, प्रोविजन वाले बॉक्स में 24,000। तो 6 महीने का और डेप्रिसिएशन लगाओगे तो कितना लग गया उसमें, 3,600 हमने निकाल लिया। तो यहाँ पे मैंने ये डेप्रिसिएशन निकाल लिया है बच्चे 3,600 रुपए का। तो देयरफॉर टोटल डेप्रिसिएशन कितना लग गया है इस मशीन के ऊपर, 24,000 पहले लग गया था, 3,600 रुपए और लग गया, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया बच्चे, 27,600। तो जिस दिन सेल कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ मशीन ऑन 30th September कितना हो जाएगा बच्चे, 60,000 की मशीन थी, 27,600 डेप्रिसिएशन लग गया, तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 37,600 लगाओगे तो 32,400। कितने की आ गई मशीन की वैल्यू, 32,400। आप उसको सोल्ड कितने में कर रहे हो, आप उसको सोल्ड कर रहे हो 30,000 रुपीज में, तो आपको लॉस कितने का आ गया, 2,400 रुपए का लॉस है ये। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, 2,400 रुपए का लॉस। इस क्वेश्चन में वो ऑप्शन नहीं है, ये हमारे साइड से मिसप्रिंट हुआ है थोड़ा सा, इसमें सॉल्यूशन नहीं है, गलत है। तो इसका सही आंसर होगा बच्चे 2,400 रुपए का लॉस। ठीक है, तो जो भी बच्चे ने इसको किया है, इसको आप +1 मार्क्स देंगे, इस तरीके से +1 मार्क्स। समझ रहे हो, 2,400, क्योंकि ये क्वेश्चन ही गलत था हमारे साइड से, जो ऑप्शन दिया क्वेश्चन सही था, ऑप्शन वो दिया नहीं था।
ठीक है? तो कई बच्चे इसमें कन्फ्यूज़ हो गए थे, तो इसको थोड़ा-सा आप सही कर लेंगे कि यहाँ पे ऑप्शन में, तो ये +1 मार्क्स आपको देना है। बट आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया बच्चे? क्लियर है? अब आते हैं अपन डिफाइन द फॉलोइंग अक्रूवल प्रिंसिपल। मैं आपको बता रहा हूँ अक्रूवल प्रिंसिपल, कंजर्वेटिज्म, कंसिस्टेंसी, फुल डिस्क्लोजर और गोइंग कंसर्न 1 मार्क्स का है बच्चे। सारा चीज 1 1 मार्क्स के पांचों पॉइंट है, तो बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करना है, सिंपल आपको अक्रूवल के बारे में बताना है। ठीक है? अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है बच्चे, जिस साल का एक्सपेंस है उसी साल रिकॉर्ड करो वेदर पेड और नॉट, और जिस साल की इनकम है उसी साल आप रिकॉर्ड करो वेदर रिसीव्ड और नॉट। ठीक है? तो देखिए बच्चे ने क्या लिखा हुआ है अक्रूवल कॉन्सेप्ट को। अकाउंट टू अक्रूवल प्रिंसिपल अ ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द टाइम ऑफ occurrence of transaction and not when the cash received or paid। ठीक है? साफ-साफ लिखा कि ट्रांज़ैक्शन कब रिकॉर्ड होना चाहिए? एज़ पर टू अक्रूवल कॉन्सेप्ट ट्रांज़ैक्शन इज़ रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द टाइम ऑफ अकरेंस। जिस समय वो अकर हो रहा है, उसी समय आपको रिकॉर्ड करना है वेदर रिसीव्ड और नॉट। ठीक? फिर बच्चे ने एग्ज़ाम्पल लिख दिया है, तो ये आप जिसकी कॉपी चेक करेंगे, उसको देख लेना सही से बच्चे ने लिखा है कि नहीं। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल डिटेल में क्लास में भी पढ़ाया हुआ है। कंजर्वेटिज्म को और क्या बोला जाता है बच्चे? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। तो कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल क्या बोलता है कि फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को आप अभी बुक कर लो, बट एंटिसिपेटेड प्रॉफिट या फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करना है। आपको लगता है फ्यूचर में कुछ लॉस होने वाला है, उसको आप रिकॉर्ड करना है। इसको 1 मार्क्स के लिए नोट करना है। It is well expensed by the phase. Do not anticipate a profit but provide for all possible losses. It is well expressed by the phase. Do not anticipate a profit but provide for all possible losses। इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्या बोल रहा है? डू नॉट एंटिसिपेट अ प्रॉफिट बट प्रोवाइड ऑल पॉसिबल लॉसेस। इट इज से दैट एनी पॉसिबल लॉस शैल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट बट एनी फ्यूचर प्रॉफिट शैल नॉट बी रिकॉर्डेड। वही चीजें है, हो गया। कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल बोलता है जो भी आपने मेथड एक बार अडॉप्ट किया है वही मेथड बिजनेस में आगे कंटिन्यू फॉलो होगा अकाउंटेंसी में। बार बार अकाउंटेंसी के मेथड को आप चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है? अकाउंट टू कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल accounting principle and standard once adopt should be used consistently year after year to get a to meaningful outcome। ठीक है? एग्जाम्पल स्ट्रेट लाइन एंड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड बोथ आर इक्वली एक्सेप्टेड बट एनी मेथड वंस अडॉप्ट शुड बी यूज्ड कंसिस्टेंटली। जैसे कि एग्जाम्पल दो मेथड हमने पढ़ा हुआ है डब्ल्यूडीवी एसएलएम, जो आपने मेथड एक बार ले लिया है वही आगे कंटिन्यू चलता रहेगा, बार बार चेंज नहीं कर सकते। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल मतलब क्या होता है? जितने भी मटेरियल आइटम होते हैं बिजनेस पे, उसको आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करना है कंटिन्यूसली। ठीक है? तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अकॉर्डिंग टू फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल all materialist information that can influence the decision of informed investor should be disclosed in the financial statement। जो भी मटेरियल आइटम है उसको आपको डिस्क्लोज करना है बुक्स ऑफ अकाउंट में, बस। ठीक है? फिफ्थ पॉइंट गोइंग कंसर्न का प्रिंसिपल बहुत इजी है कि हमारा बिजनेस क्या है, कंटिन्यूअसली फॉर ए फोर्सिएबल पीरियड चलता रहेगा। अकॉर्डिंग टू फुल डिस्क्लोजर, अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल, इट इज एज्यूम दैट बिजनेस कैन बी कंटिन्यू फॉर अ फोर्सिएबल पीरियड of time and there is no intention to close the business or reduce its operations significantly। हम हमारे बिजनेस को आगे कंटिन्यू चलाते रहेंगे। ये थ्योरी वाला पार्ट था बच्चे, बहुत डिटेल पे मैंने नहीं समझाया है, बट आपको अकॉर्डिंगली आना चाहिए ये। क्या-क्या है? अक्रूवल प्रिंसिपल, कंजर्वेटिज्म, कंसिस्टेंसी, फुल डिस्क्लोजर और गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। ठीक है? फिर 5 मार्क्स का एक डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन है बच्चे, उसको अपन यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है? इसको ज़ूम करता हूँ थोड़ा।
क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? ऑन 1 अप्रैल 2009 X Limited purchased a plant and machinery for rupees 43,000. It was estimated that the effective life of plant and machinery will be 10 year and after 10 year its scrap value will be 2500. हमारे पास एक 43,000 की मशीन थी, 10 साल उसकी लाइफ है, 2,500 रुपए उसका स्क्रैप वैल्यू है। On 1 April 2010, the company purchased additional machine for rupees 25,000, of which effective life will be 15 year and scrap value was 2500 रुपए। सेम हमने सेकेंड मशीन 25,000 में परचेज किया, उसकी एस्टिमेटेड लाइफ 15 ईयर है और स्क्रैप वैल्यू 2500 रुपए। On 1 October 2011, a new machine was purchased for rupees 12,000, of which the scrap value of rupees 2,000 and effective life 20 year. Show the plant and machinery up to 31st March 2013. If depreciation is provided on straight line method, the accounts are closed every year. कब से लेके कब तक बनाना है बच्चे? अप्रैल 2009 से लेके 31 मार्च 2013। आप पहले सबका डेप्रिसिएशन निकाल लें, ठीक है? ये देखिए बच्चे ने निकाला हुआ है, मैं ज़ूम कर देता हूँ सो दैट कि क्लियर दिखे आपको। मशीन 1 के ऊपर डेप्रिसिएशन 43,000 की उसकी वैल्यू थी। 2,500 रुपए डेप्रिसिएशन लगा 10 साल के लिए, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है? 4,050 पूरे साल का। M2 के ऊपर 25,000 की मशीन, 2,500 का स्क्रैप वैल्यू, 15 साल उसकी लाइफ है, तो डेप्रिसिएशन कितना लगेगा बच्चे? 1,500 रुपीज़ पर एनम। M3 के ऊपर 12,000 की उसकी वैल्यू है, 2,000 स्क्रैप वैल्यू, 20 साल उसकी लाइफ है, तो 500 रुपए पर एनम का डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है? अब आते हैं इसके अकाउंट में। पहली मशीन हमने परचेज़ किया 1 अप्रैल को 43,000, 4,050 का डेप्रिसिएशन, तो वैल्यू कितनी आ गई बच्चे? 38,950। क्लियर? फिर यहाँ पे ये बैलेंस ब्रॉट डाउन, फिर दूसरे साल हमने डे 1 पे दैट इज़ अप्रैल 1 पे एक मशीन और परचेज़ किया 25,000 का। तो दोनों के ऊपर हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे, निकला हुआ है ऊपर उसको लिख देंगे टोटल डेप्रिसिएशन, तो वैल्यू कितनी हो गई 34,900 और 23,900, तो इतनी उसकी वैल्यू आ गई है। तीसरा साल थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है बच्चे, 2011 वाला 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2012, ये आपका बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया। तीसरे मशीन को देखिए बच्चे, आपने कब परचेज किया है? अक्टूबर 1 टू कैश 12,000 रुपए का। कितने का परचेज किया है बच्चे? 12,000। तो डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन में तो इतना ही लगेगा। मशीन 3 के ऊपर ध्यान देंगे, 500 रुपए पूरे साल का था। ये मशीन को आपने 1 अक्टूबर में परचेज़ किया है, तो 3 मंथ का डेप्रिसिएशन कितना हुआ? ₹250। बच्चे यहाँ पे थोड़ी-सी गलती कर सकते हैं कुछ-कुछ बच्चे, इसको आप लोग ध्यान देना, ठीक है? तो बैलेंस कैरिड डाउन कितना हो जाएगा तीनों का? ये माइनस करने के बाद आ जाएगा। फिर लास्ट ईयर आपको करना है ये बैलेंस ब्रॉट डाउन, तीनों मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन और उसका बैलेंस कैरिड डाउन। ईज़ी था बहुत क्वेश्चन, ठीक है? तो ये आपको क्वेश्चन था 5 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 7 इसको ऐसे करना, ठीक है? फिर आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है बच्चे, देखना क्वेश्चन नंबर 8। A company whose accounting year is the calendar year। यहाँ पे बच्चे सबसे पहले मिस्टेक करते हैं। हमारा क्या है अकाउंटिंग ईयर बच्चे? कैलेंडर ईयर है। परचेज ऑन 1 अप्रैल 28 मशीनरी कॉस्टिंग 30,000। इट परचेज फर्दर मशीन ऑन 1 अक्टूबर 2008 कॉस्टिंग 20,000 एंड ऑन 1 जुलाई 2009 कॉस्टिंग रुपीज 10,000। ऑन 1 January 2010, on one third of the machine which was installed on 1 April 2008 become obsolete and was sold for rupees 3,000. Show how the machine account would appeared in the books of the company, it being given that machinery was depreciated 10% on 10% per annum। ध्यान देना बच्चे यहाँ पे।
ये आपका 1 अप्रैल 2008 खत्म कब होगा? 31 नहीं, यही प्रॉब्लम है, यहाँ पे हमारा ईयर कब स्टार्ट होगा? 1 जनवरी 2008। ईयर क्लोज़ कब होगा? 31 दिसंबर 2009। दूसरा ईयर कब चालू होगा? 1 जनवरी 2009। क्लोज़ कब होगा? 31 दिसंबर 2010। और तीसरा साल 1 जनवरी 2011 से 31 दिसंबर 2011। ठीक है? क्वेश्चन बोला है कि हमने यहाँ पे एक मशीन परचेज़ किया 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल 2008 को हमने कितने रुपए का मशीन परचेज़ किया बच्चे? 30,000। इट परचेज़ फर्दर मशीन हमने यहाँ पे 1 अक्टूबर 2008 को फिर से एक मशीन परचेज़ किया कितने रुपए का? 20,000 का। फिर 1 जुलाई 2009, 1 जुलाई 2009 को हमने फिर से एक मशीन परचेज़ किया 10,000। M1, M2, M3। ऑन 1 जनवरी 2010 मतलब यहाँ पे 1 जनवरी 2010 को क्या बोला जा रहा है? 1/3 ऑफ द मशीन व्हिच वाज़ इंस्टॉल्ड ऑन 1 अप्रैल 2008। यहाँ पे हमने 1 M1 का 1/3 पार्ट सोल्ड किया है, कितने रुपीज़ में सोल्ड किया है? 3000 रुपीज़ में हम सोल्ड कर रहे हैं, ठीक है? डेप्रिसिएशन आपको लगाना है एट द रेट 10% एज़ पर एसएलएम मेथड। ये आपका ओवरऑल क्वेश्चन बन के निकलता है। अब बच्चा क्या मिस्टेक किया है? मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे मिस्टेक ये किए हैं कि वो कैलेंडर ईयर को ध्यान ही नहीं दिए हैं, वो एज़ अ फाइनेंशियल ईयर ले लिए। ठीक है? तो यहाँ पे यही एक पार्ट था और कुछ नहीं है। देखते हैं इस बच्चे ने इसको कैसे बनाया है। ये देखिए बच्चे ने बहुत अच्छे से लाइन ड्रॉ किया हुआ है बच्चे। मशीन 1 के ऊपर 9 मंथ का डेप्रिसिएशन लगेगा फर्स्ट ईयर। क्यों? क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक आप निकालोगे तो कितना मंथ लगेगा? 9 मंथ। तो 30,000 के ऊपर 10% फॉर 9 मंथ हो जाएगा 2250। और M2 के ऊपर कितने महीने का लगेगा? 3 मंथ का डेप्रिसिएशन लगेगा 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक। तो यहाँ पे उसने 3 मंथ का डेप्रिसिएशन निकाला 500। ठीक? सेकंड ईयर को देखेंगे यहाँ पे, ये रहा इसका अकाउंट। इतने-इतने में परचेज़ किया, इतना डेप्रिसिएशन लगाया तो वैल्यू कितनी हो गई? 27,750 और 19,500 ये हमने लिख दिया। फिर हमारी ट्रेन यहाँ से चलेगी आगे, आगे चलते जाएँगे। फिर हमने एक 10,000 की एक और मशीन परचेज़ किया है। ये रहा 10,000 का मशीन हमने और परचेज़ कर लिया। फिर हम क्या लगाएँगे बच्चे इसके ऊपर? डेप्रिसिएशन लगेगा। M1 के ऊपर पूरे साल का लगेगा, M2 के ऊपर पूरे साल का लगेगा और M3 के ऊपर कितने महीने का लगेगा? 6 महीने का लगेगा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो 10,000 के ऊपर 10% फॉर 6 मंथ। देखिए बच्चे ने बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। कहाँ गया? फॉर द ईयर इतना। 10,000 के ऊपर 6 महीने का डेप्रिसिएशन। बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, साफ-साफ बता दिया। सेकंड ईयर डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा? तो ₹500 आ गया, इसकी ये वैल्यू आ गई। फिर 1 जनवरी 2010 को इसका ओपनिंग बैलेंस आ गया बच्चे। अब क्या कर रहे हैं हम? डे 1 पे उस मशीन को सोल्ड कर रहे हैं, तो कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। कितनी हो गई वैल्यू? 3,000 में हमने सोल्ड की। कौन-सी मशीन को? 30,000 का 1/3 पार्ट कितना हो जाएगा? 10,000 रुपीज़। वाली मशीन को हम सोल्ड कर रहे हैं कितने में? 3,000 रुपए में। ये वैल्यू थी उसकी कब की हमने लिया था उसको? 1 अप्रैल 2009 पे। आप सोल्ड कब कर रहे हो इसको? 1 अप्रैल 2009 में लिया था? नहीं। आपने उस मशीन को कब परचेज़ किया था? 1 अप्रैल 2008 में। और आप उसको सोल्ड कब कर रहे हो? 1 जनवरी 2010 में। तो आप इस दिन की वैल्यू निकाल लो। देखते हैं बच्चे ने निकाला है कि नहीं। ये रहा कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। बुक वैल्यू ऑफ 1/3 कितना हो जाएगा ऑन सेल?
8,250 3,000 में सोल्ड कर रहे हैं। ये 8,250 कैसे लेके आया, इसने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया है। बैलेंस ऑफ M1 ऑन सेल ऑफ डेट, ठीक, यहाँ पे नहीं किया है। यहाँ पे इसने ये डायरेक्टली यहाँ का 47,000 नहीं, 27,750 का वन थर्ड आप निकाल लोगे तो कितना हो जाएगा? 27,750 का वन थर्ड, 27,750 इंटू वन डिवाइडेड बाय थ्री, ये हो जाएगा 9,250। ये सॉरी, ये है इसका, यहाँ पे सेल कर रहे हैं ना, तो 24,750 का वन थर्ड, ये तो 2009 की वैल्यू है बच्चे, ये वाला होगा, ये वाला, इसका वन थर्ड 24,750, 24,750 इंटू वन डिवाइडेड बाय थ्री, ये हो जाएगा 8,250। 24,750 का वन थर्ड, ये मैं निकाल के दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। 24,750 का वन थर्ड आप सोल्ड कर रहे हो, तो कितनी है उसकी आज के दिन वैल्यू? 8,250। टेपरी आप सोल्ड कितने में कर रहे हो उसको? 3,000, तो आपको लॉस कितने का हो गया बच्चे? 5,250 रुपये का लॉस हो गया। फिर यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगेगा, जो M2 के ऊपर कितने का लिया था हमने? M2 को 20,000 के ऊपर पूरा 10% लग जाएगा, तो 2,000 रुपये। M3 हमने 10,000 का लिया था, 10% 1,000, और M1 मैंने 30,000 की लिया था, इसका वन थर्ड बेच दिया, तो बचा कितना है अभी भी मेरे पास? टू थर्ड मशीन बची हुई है ना, तो 20,000 के ऊपर 10%, डेट इज 2,000, इसका भी डेप्रिसिएशन, तो आपका ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा कितना कितना बचा। 24,750 में 3,000 और 5,250 माइनस कर दो, फिर यहाँ का ये बैलेंसिंग निकल जाएगा इतना ही। समझ में आया? ये था पॉइंट, ठीक। फिर हमारे पास आता है बच्चे क्वेश्चन नंबर 9, एक बीआरएस का। बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है, तो कैश बुक पासबुक सर्कल लगा लेंगे। कैश बुक को ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है? 5,200 रुपये। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, कैश बुक प्लस हो गया, पासबुक प्लस नहीं हुआ है, तो सही करने के लिए क्या कर दो? 4,000 को माइनस। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट डेबिटेड इन द पासबुक, मतलब हमारा पासबुक क्या हो गया है बच्चे? माइनस हो गया है। कैश बुक नहीं हुआ है, तो कैश बुक को भी 200 रुपये से माइनस कर दीजिए, ये देखिए बच्चे ने किया हुआ है। डायरेक्ट पेमेंट डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, मतलब हमारा 4,000 अकाउंट में पासबुक में प्लस हो गया है, कैश बुक में नहीं हुआ है, तो कैश बुक को भी प्लस कर दो 4,000 रुपये से, ये मैंने प्लस कर दिया। फिर चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशू मतलब कैश बुक आपका माइनस हो गया है, पासबुक माइनस नहीं हुआ है, तो इसको आप प्लस कर दो, क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग बैलेंस क्या है आपका? कैश बुक, ठीक है। तो ये इस तरीके से 12,200 निकलेगा, तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, तो ये आपका आंसर है 7,000 बैलेंस एज पर पासबुक। क्लियर एकदम? ठीक है। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला जा रहा है? प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है, कैश बुक और पासबुक। स्टार्टिंग बैलेंस क्या है? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 1,500 रुपये, बैलेंस एज पर कैश बुक 1,500 रुपये, सही लिखा बच्चे ने, ठीक। पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय ₹100। पेमेंट साइड मतलब माइनस हमने कैश बुक में कम किया है, पासबुक माइनस हो गया, कैश बुक नहीं हुआ है, तो कैश बुक को भी माइनस कर दो। या सिंपल देखो, 1,000 का मैंने पेमेंट किया किसी को, तो कैश बुक भी कितने से माइनस होना चाहिए? 1,000। पासबुक भी कितने से माइनस होना चाहिए? 1,000। बट हमने क्या किया है इसको? 1,000 से माइनस ना करके कितने से माइनस किया है? 900। तो सही करने के लिए 100 रुपये और माइनस करना पड़ेगा, ये मैंने माइनस कर दिया। अ चेक ऑफ ₹750 डिपॉजिटेड इन द बैंक हैज बीन डिसऑनर्ड, हमने यहाँ पे प्लस कर दिया है, पासबुक में प्लस नहीं हो रहा है, तो सही करने के लिए क्या कर दो? इसको माइनस कर दो, क्योंकि चेक तो क्लियर हुआ ही नहीं। अ चेक ऑफ ₹2,000 issued in favor of X not presented for payment,
इशू किया है तो आपने कैश बुक माइनस कर दिया, पासबुक माइनस नहीं हुआ है तो इसको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। ये वाला पॉइंट नंबर 5 पे कई बच्चे गलत किए हुए हैं। देखिए इसका मतलब कई बार मैंने क्लास में समझाया हुआ है, बट बच्चे समझते ही नहीं है इस चीज को। समझिए, a bill for rupees 7,000 retired by bank under a rebate of 120, the amount of the bill was credited in the cash book। इसमें अमाउंट, द फुल अमाउंट ऑफ द बिल, यहाँ पे ये फुल अमाउंट होना चाहिए, बट नहीं भी लिखा है तो ये आप लोग को समझ में आना चाहिए। द अमाउंट ऑफ द बिल वॉज क्रेडिटेड, ये वाला जो है इसको हमने क्रेडिट कर दिया है कैश बुक में। हमने ये 120 रुपये माइनस कर दिया है, पासबुक में माइनस नहीं होगा तो इसको यहाँ पे प्लस कर दो। अब समझिए डिटेल में क्या है। मैंने बैंक से 4,000 रुपये का बिल डिस्काउंट करवाया था, डेट इज हमने बिल के अगेंस्ट पे लोन लिया था। अब मेरे पास अगर पैसा आ जाता है जल्दी तो बैंक को मैं चल दूंगा ये पेमेंट करने के लिए, तो मैं बैंक को पूरा पेमेंट ना करके क्या करूंगा, कुछ कम। कम क्यों पेमेंट करूंगा, क्योंकि मैं ड्यू डेट से पहले बैंक को पेमेंट करने जा रहा हूँ। अगर मैं ड्यू डेट में करता तो पूरा 4,000 देना पड़ता। मैं 2 महीने पहले, 1 महीने पहले पहुंच गया, बैंक वाले भैया को बोला भैया ये जो मैंने लोन लिया था उसको आज मैं रीपे करना चाहता हूँ, तो आप मुझे क्या इसका डिस्काउंट दोगे या क्या आप मेरे इसके लिए बेनिफिट है। तो बैंक वाला बोला ठीक है भैया, आप ड्यू डेट से पहले पेमेंट कर रहे हो तो आप 4,000 पेमेंट ना करके 120 का डिस्काउंट ले लो, तो कितना रुपए पेमेंट कर दो, 3,880 रुपए का पेमेंट कर दो, 3,880 रुपए का। बट हमने क्या किया, बैंक वाला तो 3,880 रुपए माइनस किया, बट हमने कितना रुपए माइनस कर दिया, 4,000 रुपए माइनस कर दिया। तो सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 120 रुपए को प्लस करना पड़ेगा। अब जो बुक का लैंग्वेज है, द अमाउंट ऑफ द बिल वॉज क्रेडिटेड, मतलब हमने कैश बुक को 120 से माइनस कर रखा है ज्यादा, पासबुक को माइनस नहीं हुआ है तो सही करने के लिए प्लस कर दो। ये आपका आंसर आएगा +120। समझ में आया। अ सम ऑफ रुपीज 3,600 डिपॉजिटेड इन द बैंक हैज बीन क्रेडिटेड एज 360 इन द पासबुक। हाँ जी, देखिए इसमें क्या है, हमने 3,600 रुपये प्लस किया, पासबुक में 360 रुपये प्लस किया, तो फर्क कितने का आ गया, हमने कितना रुपए प्लस ज्यादा कर दिया है, 3,240। तो इसको आप माइनस कर दो तो ये माइनस साइड जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 470 डेबिट बैलेंस। तो इसको थोड़ा सा देख के करेंगे, बच्चे यहीं पे गलती कर रहे हैं। ये 120 रुपये वाला पॉइंट नंबर 5 क्लियर हुआ, तो इसको थोड़ा सा देख लेना अच्छे से। अब आता है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो हमारे से, हमने इस टाइप का नहीं पढ़ाया हुआ है, ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस आ गया है। ये पहले आप लोग के सिलेबस में था, अब वो हट चुका है, बट फिर भी कोई कोई स्कूल में ये पढ़ाते हैं और पढ़ाना भी चाहिए, अच्छी चीज़ें हैं। मैं भी ये पढ़ा दूंगा बाद में, और इस क्वेश्चन को अपन डिस्कस करेंगे बाद में। समझ में आ रहा है इसको क्या है, या तो मैं अभी इन शॉर्ट एक बार समझा देता हूँ आप लोगों को। बट ये वाला जो है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाला हमने क्वेश्चन जरूर किया है। मशीनरी डिस्पोजल वाला भी क्वेश्चन हमने किया हुआ है, एंड मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट भी बनाना है, वो भी हमने किया हुआ है बिल्कुल। बट हमने जो डेप्रिसिएशन जो लगाया हुआ है यहाँ पे, वो है WDV, जबकि हमने क्लास में सीखा हुआ है SLM मेथड से। बस ये ही थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस आ गया जो मैंने क्लास में नहीं करवाया है। तो जिन्होंने ये क्वेश्चन बनाया है या ट्राई किया है तो आप कॉपी चेक करोगे तो उसको +5 मार्क्स अलॉट कर दें। ठीक है, बट मैं इसको थोड़ा सा समझाता हूँ। मैंने देखिए ये यहाँ पे डिटेल पे बना रखा है उस बच्चे की कॉपी। ठीक, क्या है क्वेश्चन में, बोला गया 5 लाख का ओपनिंग बैलेंस मशीनरी का और 1,35,000 का प्रोविजन का बैलेंस। तो ये रहा 5 लाख का और 1,35,000 का आपका प्रोविजन का बैलेंस। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है नो डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ सेल, बट फुल depreciation is charge is being made for the
ईयर ड्यूरिंग द विच मशीन वॉज परचेज। तो क्वेश्चन बोला जिस समय आप परचेज करोगे उस समय पूरा डेप्रिसिएशन लगेगा और सेल के टाइम पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। क्वेश्चन में बोला गया 1/10/2012 को वन मशीन वॉज परचेज फॉर 80,000। एक मशीन हमने 80,000 का परचेज किया। एन ओल्ड मशीन परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2009 फॉर 60,000 वॉज सेल फॉर 10,000। ठीक है, ठीक है भाई, समझ में आ गया। ये रहा मेरा ओपनिंग बैलेंस। 5 लाख के ऊपर डेप्रिसिएशन कितना लगा हुआ है बच्चे? 1,35,000। अब उस साल डेप्रिसिएशन कितना लगेगा आपका? उस साल डेप्रिसिएशन कितना लगेगा आपके ऊपर, उस मशीन के ऊपर? उस मशीन के ऊपर आपके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा। 5 लाख की मशीन थी, 1,35,000 का ऑलरेडी डेप्रिसिएशन लगा हुआ है। तो वैल्यू कितनी आ गई बच्चे इसकी? 3 लाख, नहीं यहाँ पे कितना रुपए लिखा हुआ है, एक सेकेंड। 1,35,000 है, हाँ जी, 135 है। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी? ये आ गया, 9 में से 5 जाएगा तो 6, 3,65,000। तो उस साल डेप्रिसिएशन किसके ऊपर लगेगा बच्चे? ये देखिए मैंने लिखा हुआ है, 5 लाख माइनस 135 इज इक्वल टू 3,65,000 का 10% कितना हो जाएगा? 36,500 रुपीज। तो ये 36,500 का मैंने डेप्रिसिएशन लगा दिया। ठीक है, तो टोटल डेप्रिसिएशन मेरे बॉक्स में कितना आ गया? 171,500। ये बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दूंगा मैं। ठीक है, अब सेकेंड ईयर जो डेप्रिसिएशन लगना है, अब क्या हुआ बच्चे? सेकेंड ईयर में हमने 1 अक्टूबर को एक मशीन को सोल्ड कर रहे हैं। कितने हजार वाली मशीन को? पहले जो इजी है उसको लिख दो। 1 अक्टूबर को हमने एक मशीन परचेज किया, इसको लिख दिया। क्लियर, इजी वाला। 60,000 की मशीन को आप सोल्ड करोगे तो मशीन से उठा के उसको कहाँ ट्रांसफर करोगे बच्चे? डिस्पोजल में। ये मैंने 60,000 यहाँ पे ला के रखा। अब ये 60,000 वाले मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन कितना लगा है उसको आपको प्रोविजन वाले बॉक्स से उठा के यहाँ पे ट्रांसफर करना है। तो ये कितना रुपए डेप्रिसिएशन लगा उसको मैंने ये वर्किंग नोट पे बना। आपने कब परचेज किया था बच्चे? 1 अक्टूबर 2009 को 60,000 का। उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 10%। बट ध्यान देंगे परचेज के टाइम पे पूरे साल का, फुल ईयर का डेप्रिसिएशन क्वेश्चन बोला हुआ है तो 6,000। वैल्यू कितनी हो गई? 54,000। सेकेंड ईयर डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 5,400 का। थर्ड ईयर डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 4,860। सेल के टाइम पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। 3 साल उसका डेप्रिसिएशन लगा तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई? 43,740। कितने में सोल्ड कर रहे हो बच्चे आप उसको? 10,000 में। तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई? 33,740 उसको लॉस हो गई। ठीक है, टोटल डेप्रिसिएशन कितना लगा उसके ऊपर? 16,260 का उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा है। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ से 16,260 रुपए को उठा के कहाँ ट्रांसफर कर दिया है उसको मैंने? डिस्पोजल अकाउंट में। कैश कितना आया? 10,000। तो लॉस कितने का हो गया मेरे को? 33,740 का लॉस। यहाँ तक तो क्वेश्चन फिर भी नॉर्मल था। प्रॉब्लम होगी जो आपको लास्ट में डेप्रिसिएशन लगाना है ईयर एंड पे, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैसे लगाओ, ये एक थोड़ी-सी बात होती है। मेरे पास यहाँ पे कौन-कौन सी मशीन है? एक जो मैंने 80,000 की नई मशीन परचेज़ किया वो, और 5 लाख की पहले की थी। उसमें से 60,000 वाली मैंने सोल्ड कर दिया तो बचा कितना है? 4,40,000। ठीक है, तो इसको आप 2 तरीके से निकाल सकते हो। मैंने टोटल मशीन कितने की हो गई बच्चे मेरे पास? 5,80,000, 440 प्लस 80 कितना हो गया? 5,20,000। 5,20,000 में आपका डेप्रिसिएशन कितना लगा हुआ है पहले से? 171,500। उसमें से आपने यूज़ कितना कर लिया है? 16,260 रुपए यूज़ कर लिया है। देखिए भाई, समझना है यहाँ पे, मेरे पास एक प्रोविज़न का बॉक्स, ठीक है? उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना लगा हुआ है? बॉक्स में कितना रखा हुआ है?
71,500। इसमें से आपने यूज़ कितना कर लिया? 16,260 रुपये। तो 171,500 माइनस 16,260, तो कितनी आ जाएगी वैल्यू इसको करोगे तो? ये आ जाएगा 0। 10 में से 6 गया तो 4, 4 में से 2 जाएगा तो 2, 11 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चे? 5। 6 में से 1 गया तो 5। 1,55,240। अब ये वाला डेप्रिसिएशन किसके ऊपर लगा हुआ है? जो बची हुई मशीन है, डेट इज 5,20,000 के ऊपर ऑलरेडी डेप्रिसिएशन कितना लग रखा है? 1,55,240। तो वैल्यू कितनी आ गई? 6। 9 में से 2 जाएगा तो 7, 9 में से 5 जाएगा तो 4, 11 में से 5 गया 6, 4 में से 1 जाएगा तो 3। कितना लगा हुआ है? 3,46,740 के ऊपर आप 10% डेप्रिसिएशन लगा दो, तो ये डेप्रिसिएशन आ गया। मैंने क्या किया है बच्चे? पहले पूरा माइनस किया, फिर ये प्लस कर दिया। मतलब अल्टीमेटली या तो मैं इसको ऐसे करूं, 5,20,000 माइनस 1,71,500 माइनस 16,260। इतना रुपए मेरे बॉक्स में था, इतना मैंने यूज़ कर लिया, तो बचा हुआ डेप्रिसिएशन किसके ऊपर लगा हुआ है? बैलेंसिंग। ये पॉइंट को बस मैंने डिस्कस नहीं किया, ठीक है? तो इसको क्लास में करेंगे। इसमें आप लोग जो बच्चे ने बनाया है और आप लोग को लग रहा है हाँ बच्चे ने ट्राई किया है, तो +5 मार्क्स आप अलॉट कर सकते हो। पूरा का पूरा 8 मार्क्स तो नहीं अलॉट करना, +5, क्योंकि डिस्पोजल अकाउंट इसमें बच्चा बना सकता था। डिस्पोजल अकाउंट प्रॉपर आपका सही बनना चाहिए, और जो बच्चे ने गलत बनाया है तो उसका अपन 3 नंबर काट रहे हैं मान के चलिए। तो +5 मार्क्स आप अलॉट कर दीजिए, और ये हम क्लास में और डिस्कस कर लेंगे। समझ में आया? तो ये था पूरा जो हमने कब लिया था टेस्ट बच्चे? ये टेस्ट हमने लिया था 29 अक्टूबर को, उसको हमने एनालाइज़ किया है पूरा डिटेल में। इसको आप लोग देखेंगे एंड देन फिर इसको आप चेक करेंगे, जो मैं आप लोग को कॉपी दूँगा चेक करने की। समझ रहे हो? ठीक है? बस इतना ही रखते हैं अभी की क्लास में, अगली क्लास में करेंगे आगे का। ठीक है? चलिए बाय-बाय।